जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, और वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के सवाल आप फेस करने वाले हो आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आपका आज का न्यूज। तो देखो, सबसे पहले बच्चों एक न्यूज है जो कि कैंपेनिंग के बारे में है। बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? अभी देखिए, हमारा जो मंत्रालय है एक, जिसने एक अभियान चलाया है, इस अभियान का नाम क्या है? बदलता भारत मेरा अनुभव। बदलता भारत मेरा अनुभव। तो आपको आंसर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। अभी इसमें किया क्या जा रहा है, देखिए कि सरकार तो 2014 में बनी थी, 2014 में सरकार बनी थी और 2026 आ चुका है, यानी कि 11 साल इस सरकार के पूरे हो चुके हैं। तो अभी यहां पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एक पहल शुरू किया है, बदलता भारत मेरा अनुभव। क्या है ये? बदलता भारत, बदलता भारत मेरा अनुभव, मेरा अनुभव। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब? तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने जनता से ही पूछा है, सरकार ने जनता से ही पूछा है कि भाई साहब 11 सालों के दौरान में इस सरकार ने क्या क्या अच्छा किया है, आप बताओ। तो किस फील्ड में? एक तो आप बताओगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहां पे सरकार ने क्या अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखोगे यहां पे क्लियर पॉइंट, यहां पे यानी कि अवसंरचना, अवसंरचना के मामले में, और शिक्षा के मामले में, और सुरक्षा के मामले में, यानी कि सरकार ने 11 साल के दौरान ऐसा क्या क्या अच्छा काम किया है, आप बताओ। इसके लिए सरकार ने प्लेटफॉर्म चुने, यानी कि 4 फील्ड चुने, और 4 फील्ड कौन से हैं? एक तो इंस्टाग्राम रील, एक तो इंस्टा रील, ठीक है बच्चों, एक रील। और दूसरा आप देखना, ठीक है, कि ब्लॉग, यानी कि दूसरा आप देखना ब्लॉग। तीसरा आप देखोगे यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तीसरा यूट्यूब शॉर्ट। उसके बाद आप देखोगे ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग, ऑडियो विजुअल स्टोरी, यानी कि 4 ऐसे प्लेटफॉर्म चुने गए जो लोगों को बोला गया कि आप अपने अपने व्यूज इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे दो, और जिसके व्यूज बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे उसको हम लोग यहां पे प्राइज देंगे। तो इस तरीके से सरकार ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान चलाया है, और ये 4 फील्ड में आप लोग याद रख लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम रील, ब्लॉग, यूट्यूब शॉर्ट्स और ऑडियो विजुअल स्टोरीज के माध्यम से लोगों की राय जानने की कोशिश की जाएगी। क्लियर बच्चों यहां पे? और मंत्रालय की बात कर लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, और ये अनाउंस किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव साहब ने किया है। क्या नाम है इनका? अश्विनी वैष्णव साहब ने, अश्विनी वैष्णव साहब ने यहां पे क्या किया, इसको अनाउंस किया है। क्लियर बच्चों? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। Which organization has officially accepted India's invitation to attend the Republic Day celebration in 2026? अभी देखिए यहां पे क्या है, 2026 का जो 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2026 का कौन सा 26 जनवरी हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हर साल हम लोग गेस्ट बुलाते हैं, और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। तो यहाँ पे इस बार एक इनविटेशन भेजा गया था यूरोपियन यूनियन को, ठीक है बच्चों, यूरोपियन यूनियन को। अब यूरोपियन यूनियन के सारे नेता तो नहीं आ सकते, तो यूरोपियन यूनियन ग्रुप को भेजा गया था, और इसने ऑफिशियली भारत का इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। तो अभी यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है ना, वो आएंगे क्या बन के? चीफ गेस्ट बन के, चीफ गेस्ट बन के आएंगे। कहां पे? भारत में आएंगे 26 जनवरी के दिन। तो अब लीडर्स में अभी तो खैर डिसाइडेड नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लीडर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और उन्हीं के आने की चर्चा भी मीडिया में है, ठीक है, याद रखना। पहले तो आप देख लेना, उर्सुला, कौन? उर्सुला, उर्सुला, उर्सुला वॉन दे, उर्सुला वॉन दे, ठीक है, वॉन देर, ठीक है, याद रखना, उर्सुला वॉन देर, उर्सुला वॉन देर। ये कौन है भाई साहब? तो चेयरमैन है। ये कौन है भाई साहब? तो चेयरमैन है। क्लियर अपन यहाँ पे। दूसरा आप देखोगे एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, याद रखना। ये कौन है?
ये चीफ है किसके, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, याद रखना, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे दो नाम याद रखना, उर्सुला वॉन दे जो आ सकती हैं, और एंटोनियो कोस्टा आ सकते हैं, या फिर ये दोनों को ही बुलाया जा सकता है। और ये दोनों किसके नेता हैं, तो याद रखना, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन को बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया है भारत की तरफ से। बल्गेरियाज नेशनल करेंसी लिव was officially replaced by which currency after joining the eurozone 26, ठीक है, याद रखें। अभी एक खबर ये क्या है, बल्गेरिया जो है, ठीक है, बल्गेरिया, याद रखना क्या नाम है इसका, बल्गेरिया जो है, बल्गेरिया की जो करेंसी थी, यानी कि मुद्रा थी, इसका नाम क्या था, लेव। अब ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाने की वजह से 1987-88 में 1988 में बच्चों, 1988 के आसपास में इसने एक करेंसी में अपने आप को बदला नहीं था, पैग किया था। पैग का मतलब क्या होता है, लीव की वैल्यू अब उस करेंसी से नापी जाएगी, जिसका नाम क्या था, जर्मन डॉयचे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, जर्मन डॉयचे, ठीक है बच्चों, नाम क्या था इसका, जर्मन डॉयचे, ठीक है, डॉयचे इसका नाम था, ठीक है। और इसमें पैक किया था, लेकिन फिर भी हालत नहीं सुधरी, तो अभी 2025 में यूरो करेंसी बना दी गई है, यानी कि अब ऑफिशियल करेंसी ही बल्गेरिया की क्या हो चुकी है, यूरो हो चुकी है 2025 में। और ऐसा करने वाला, यानी कि यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाने वाला 21वां देश बन चुका है बल्गेरिया, ठीक है, 21वां नेशन बन चुका है, यानी कि 21वां देश बन चुका है, कौन सा, तो बल्गेरिया, क्लियर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूरो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर बच्चों, यहां पे याद रखिएगा। तो बल्गेरियाज नेशनल करेंसी लेव वाज फाइनेंशियली रिप्लेस्ड बाय व्हिच करेंसी आफ्टर जॉइनिंग द यूरो जोन। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। अभी देखिए हमारे देश में ना जो स्पोर्ट्स होता है उसको गवर्न करने के लिए कोई भी मजबूत एक्ट नहीं था। तो अभी यहाँ पे भारत सरकार ने एक एक्ट लगाया है, ठीक है, याद रखना। और एक्ट क्या है यहाँ पे, नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट, क्या है यहाँ पे बच्चों, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। अब ये एक्ट क्या बना रहा है, इस एक्ट ने क्या बनाया है, तो यहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, क्लियर पॉइंट, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा, क्लियर पॉइंट, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा। अब ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्या करेगा, एपेक्स बॉडी का काम करेगा स्पोर्ट्स फील्ड में। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो रूल रेगुलेशन बनाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई हेड होता है, रोड वोड के सेक्टर में एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेड होती है, पूरा रोड भारत में जितना भी हाईवे बनेगा वही डिसीजन लेगी। और तमाम तरीके से, जैसे कि सेबी होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर्स और डिबेंचर्स जो मार्केट है उसको रेगुलेट करती है, उसी तरीके से अब स्पोर्ट्स को रेगुलेट कौन करेगा, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, जिसमें कितने मेंबर होंगे, तो 3 मेंबर होंगे। और इसके अंडर में कौन आएगा, तो भारत के अंदर भारत की जितनी भी, ठीक है, भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जितनी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है ना, वो सब इसमें आएंगी, ये बात आप लोग याद रखना। अब ये इसका क्या मतलब है, भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी, इसका मतलब ये हो गया कि बीसीसीआई हो गया भाई साहब, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे और जितने भी फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन हो गए, ठीक है, उसके बाद बैडमिंटन फेडरेशन हो गए, ठीक है, एथलीट फेडरेशन हो गए, जितने भी खेल से रिलेटेड फेडरेशन है वो सारे के सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और 3 मेंबर में एक तो आपका
चेयरमैन होगा, एक तो आपका अध्यक्ष होगा, ये तो जाहिर सी बात है भैया, ठीक है। और इसके अलावा दो जो बंदे होंगे ना, वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होंगे, वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होंगे जिनको मेरिट बेस पे चुना जाएगा। तो अभी याद रखिएगा सवाल क्या है आपका, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं, यानी कि 3 सदस्यों को मान्यता यहां पर दी गई है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। What is the name of the official mascot launched by MOSPI to make statistics citizens friendly? अभी देखिए स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी आम जनता के समझ से थोड़ी सी बाहर थी। अब ऐसे ऐसे डेटा, ऐसे ऐसे नाम और अजीबोगरीब से ग्राफ ग्रूफ आते थे, जनता समझ ही नहीं पाती थी कि भाई ये मॉस्पी आखिर है क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो अभी इसी चीज को आसान बनाने के लिए मॉस्पी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मॉस्पी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है बच्चों, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉस्पी के नाम से जानते हैं, मॉस्पी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रख लेना मॉस्पी। तो ये मॉस्पी को बहुत ज्यादा लोग समझने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती थी, लोग समझ नहीं पाते थे, तो इसीलिए मॉस्पी का एक डिजाइन बना दिया गया, एक चिन्ह बना दिया गया है, यानी कि एक मैस्कॉट बना दिया गया है, एक शुभंकर बना दिया गया है। क्या, एक शुभंकर बना दिया गया है इसी मॉस्पी का, इसी मंत्रालय का, याद रखना, ठीक है, शुभंकर बना दिया गया है। और ये जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है, ये क्या है, मैस्कॉट है, ये क्या है, तो ये सांख्यिकी है। क्या है ये, सांख्यिकी। अब आप समझेंगे कि सर ये सांख्यिकी कैसे मैस्कॉट हो सकता है, तो याद रखना जो मैस्कॉट दिया गया है ना, शुभंकर जो चिन्ह दिया गया है, उस चिन्ह का नाम सांख्यिकी रखा गया है, उस चिन्ह का नाम सांख्यिकी रखा गया है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इस चिन्ह का नाम सांख्यिकी रखा गया है बच्चों, इस चिन्ह का नाम सांख्यिकी रखा गया है। इसमें क्या है, तिरंगा के तीनों रंग हैं, ठीक है, याद रखना। कुछ अपने पिछले सेशंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है, तो मैंने उसमें आप लोगों को क्या बताया था, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि लोगो डिजाइन किया गया है। ये क्या है, लोगो डिजाइन किया है, लोगो, तो याद रखना लोगो, ठीक है, लोगो और मैस्कॉट दोनों डिजाइन किया गया है। तो मैं लोगो के बारे में बता रहा था, मैस्कॉट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो तिरंगा डिजाइन किया गया है, इसमें रुपए का चिन्ह भी आपको दिखाई देगा, इसमें अशोक चक्र भी आपको दिखाई देगा, और ये सबका कोई ना कोई मतलब है हमारे देश के लिए। तिरंगा हम सम्मान करते हैं, रुपए पैसा ये देखो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ यानी कि हमारी आर्थिक समृद्धि दिखाई दे रहा है भारत का। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे अशोक चक्र ताकत का प्रतीक है भाई साहब। तो अभी हाल ही में जो सांख्यिकी को नागरिकों के लिए सरल और उपयोगी बनाने हेतु मॉस्पी द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है भाई साहब, तो सांख्यिकी है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी है। और इसी मॉस्पी का जो थीम है, इसी मॉस्पी का जो थीम है वो क्या है, डेटा फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखना क्या है, डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट इसी सांख्यिकी का क्या है, इसी सांख्यिकी का क्या है, थीम है। यानी कि अब मॉस्पी क्या कह रही है, मंत्रालय क्या कह रहा है, सांख्यिकी मंत्रालय क्या कह रहा है कि भाई साहब हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे भारत के लिए, जो भी नीतियां बनाएंगे भारत के लिए, वो यूं ही तुक्के में नहीं बनाएंगे, हम लोग डेटा के ऊपर आधारित नीतियां बनाएंगे। हम डेटा को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी नीतियां, कौन सी पॉलिसीज बनानी है, और उसके बाद हम लोग नीतियां पॉलिसी बनाएंगे। तो सांख्यिकी मॉस्पी का एक शुभंकर यानी कि एक चिन्ह हमारे लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। लॉडी रिसेंटली कमीशन बाय चाइना इन विच टाइप ऑफ वॉरशिप। देखिए लॉडी क्या है, लॉडी, ठीक है बच्चों, याद रखना लॉडी क्या है, चाइना का, ठीक है, लॉडी क्या है, चाइना का एक वॉरशिप है, ठीक है, चाइना का एक वॉरशिप है, याद रखना। या यूं कह लो चाइना का वॉरशिप तो है ही, एक मिसाइल है, एक मिसाइल है, क्लियर पॉइंट, यहां पे एक मिसाइल है। और मिसाइल किस तरीके का मिसाइल है, तो एक गाइडेड मिसाइल है, एक गाइडेड मिसाइल है। ये क्या है, एक गाइडेड मिसाइल है, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, गाइडेड मिसाइल है। और इसका नाम क्या है, इस मिसाइल का, गाइडेड मिसाइल का, ठीक है, 052D, ठीक है, 052D। अभी चाइना ने अपना मिसाइल का कमीशन किया है जिसका नाम है लॉडी, ठीक है, चाइना ने लॉडी नाम का मिसाइल को कमीशन किया है। और किस टाइप की मिसाइल है, किस टाइप की, तो ये गाइडेड मिसाइल है। और गाइडेड में भी कौन सा मिसाइल है, तो विध्वंसक मिसाइल है, यानी कि डिस्ट्रॉयर। क्या, डिस्ट्रॉयर,
डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक। याद रखना क्या, विध्वंसक, विध्वंसक यानी कि ध्वस्त कर देने वाला एक मिसाइल बनाया है अभी चाइना ने। तो आपको बताना है यहां पे हाल ही में चीन द्वारा कमीशन किया गया लॉडी किस प्रकार का युद्ध पोत है, याद रखिएगा। तो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है ना, आप उसको ना दुश्मन का निशाना लगा के छोड़ दो, वो बीच में इधर उधर मुड़ मार के भी दुश्मन तक पहुंच ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा छोड़ा तो जाके सीधा गिरेगा, नहीं, ठीक है, मुड़ मुड़ के दुश्मन तक पहुंच ही जाएगा। तो अभी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल जो कि चाइना ने स्टार्ट किया है, कमीशन किया है। अभी वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड लेपर्ड इन कर्नाटका स्पॉटेड। कर्नाटका में भारत का पहला सैंडलवुड तेंदुआ किस स्थान पर देखा गया। अभी देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है सैंडलवुड तेंदुआ, ठीक है, ये आपको सैंडलवुड तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ जो इसके बदन पर आपको छोटी छोटी धारियां दिखाई दे रही है गोल्डन कलर की, ये जो तेंदुआ है ना बहुत ही रेयर प्रजाति है, बहुत ही रेयर प्रजाति है। और रेयर प्रजाति इसलिए है कि इसको इससे आखिरी बार 2021 में देखा गया था। और कहां पे देखा गया था, तो राजस्थान में देखा गया था, ठीक है, याद रखना। और अभी कहां पे देखा गया है, तो कर्नाटक में देखा गया है। अभी कहां पे देखा गया है, तो कर्नाटक में देखा गया है। और कर्नाटक में कहां पे देखा गया है, तो विजयगढ़ में देखा गया है, ठीक है, याद रखना। तो विजयगढ़ नहीं, विजयनगर में देखा गया है, विजयनगर में देखा गया है, याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो ये एक सैंडलवुड तेंदुआ एक टाइप है तेंदुए का, एक रेयर टाइप है तेंदुए का यानी कि लेपर्ड का, जिसको कर्नाटक में देखा गया है। तो इसे समझ में आ रहा है कि भारत अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कितना ज्यादा सीरियसली ले रहा है। अभी एक एक्ट की बात कर रहा हूं, ये एक्ट आज भी लागू होता है हमारे भारत देश में। कौन सा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। क्या, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। ये एक्ट लागू किया गया था भारत में ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके। और ये एक्ट सफल हो रहा है तभी तो इस तरीके की प्रजातियां जो कभी विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि हमने भारत में डिक्लेयर कर दिया कि विलुप्त हो चुकी हैं, वो प्रजातियां भी अभी कभी कभी हमें दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। तो विजयनगर इज द करेक्ट आंसर। तो कर्नाटका में भारत का पहला सैंडलवुड तेंदुआ किस स्थान पर देखा गया है, तो विजयनगर में देखा गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे, ये आपका आंसर विजयनगर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हाउ मेनी इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज वर लॉन्च्ड बाय ICAR इन इंडियाज रिसेंट एग्रीकल्चर इवेंट, ठीक है। अभी देखिए भारत के हालिया कृषि कार्यक्रम में ICAR द्वारा कितनी उन्नत फसलें की किस्में लॉन्च की गई हैं। अभी देखिए ये दिल्ली में कार्यक्रम किया गया, कहां पे, एक दिल्ली में कार्यक्रम किया गया, ठीक है, याद रखना, दिल्ली में कार्यक्रम किया गया। और ये दिल्ली में कार्यक्रम जो किया गया ना बच्चों, तो यहां पे, और ये कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया, ICAR यानी कि इंडियन, ICAR का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या, एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर पॉइंट यहां पे, एग्रीकल्चर रिसर्च कब बनाया गया था ये, तो 1929 में बनाया गया था एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए। और इसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और इसी प्रोग्राम में कितनी सारी फसलों को लॉन्च किया गया, वैरायटीज को लॉन्च किया गया बच्चों, तो आपको वही बताना है, 150, 184, 200 एंड 122। तो 184 फसलों को यहां पे लॉन्च किया गया है। कितने, 184 फसलों को यहां पे लॉन्च किया गया है। क्लियर पॉइंट, लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया है, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, हमारे कृषि मंत्रालय जिनके पास है, ठीक है, कृषि मंत्री, हमारे कृषि मंत्री कौन है यहाँ पे, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान सर हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अनाउंस किया है। और साथ ही के साथ इन्होंने एक और बड़ी खबर दी है भारत को कि भारत चावल उत्पादन के मामले में, ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि चीन को पीछे छोड़ते हुए, चीन दूसरे रैंक पे और भारत यहाँ पे एक रैंक पे आ चुका है। और इसी के साथ ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत को आप लोग देख पाओगे। और चलिए तो था अभी पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे बात करें तो कौन सा राज्य, तो याद रखना वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखना कौन सा, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा चावल उगाता है भारत के अंदर में, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा करंट
करंट अफेयर की शानदार क्लास। तो आप लोग बने रहिएगा और हां, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद।